पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके, जी हाँ, जागरूक हो सके। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया रहेगा और इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, जानने के लिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट पर और कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे देश में अब खेती को ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों तक ये ज्ञान पहुंचाया जा रहा है कि केवल उपज प्राप्त करने से ही उनकी आय में फायदा नहीं होगा। अगर प्रसंस्करण को भी हमारे किसान अपना लेते हैं तो अपनी आय को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं सेब के प्रसंस्करण के बारे में। जितने भी हमारे किसान सेब की खेती से जुड़े हुए हैं, अगर वो भी प्रसंस्करण से जुड़ जाते हैं तो अपनी आमदनी में कई गुना तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए बताते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट के माध्यम से। नई नई तकनीक ने खेती बाड़ी को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से सेबों की ग्रेडिंग और पैकिंग की मशीनें आई हैं, तब से न सिर्फ किसानों का काम आसान हुआ है बल्कि उसमें बेहतरी भी आई है। ये ऐसी मशीनें हैं जो फलों के ऊपर जमी धूल मिट्टी को भी हटाती हैं और उन्हें आकार के हिसाब से अलग अलग छांटती भी हैं। इसके अलावा लकड़ी की जगह गत्ते की जो पेटियां इस्तेमाल हो रही हैं वो सस्ती भी हैं और फलों की सुरक्षा के हिसाब से बेहतर भी। हिमाचल प्रदेश सेब की बागवानी के लिए जाना जाता है। देशराज मेहता ने किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही ग्रेडिंग और पैकिंग केंद्र स्थापित किया है। ये जो प्लांट है ये हमने 2016 में लगाया है। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है खासकर बागवानी का या इस व्यापार का, तो मैं 1990 से कर रहा हूँ। तो इसमें 15-20 साल पहले से अब ये कार्टन शुरू हुआ है और 2010 के बाद जो ये ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें लोगों ने लगाई है, सभी ने लगाई है, हमने भी लगाई है। हमने तो 2016 में लगाई है। तो इसमें जो मेन जो रोल है, जो हमारा काम है, सबसे पहले तो व्यवस्था करना रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो मशीन है, जनरेटर है और क्रेट्स है। उसके बाद जैसे हमारे जो पैकर भाई लोग हैं, इनकी व्यवस्था, फिर नेपाल से लेबर, फिर गाड़ी की व्यवस्था। तो सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई है, नेपाली लेबर द्वारा अपने बगीचों में क्रेटे पहुंचाते हैं। उसके बाद तोड़ान डोलान बाय गाड़ी लेबर द्वारा यहाँ पहुंचता है और यहाँ हम माल को तैयार करके, जैसे आप देख ही रहे हैं, गाड़ी में डालकर हम इसमें देते हैं। मैनुअल में जो काम करते थे उससे इतना अच्छा काम नहीं होता था। मशीन से एक तो देखो सफाई है, फिनिशिंग है, वो मैंने पहले ही बोला था कि गीला माल सूखता है, अगर धूल वाला है तो डस्ट निकलती है, चमकता है, और ताज़े माल निकलते हैं। हाई ग्रेड पैकिंग है, ठीक पैकिंग है, जितना मार्केट को चाहिए उस हिसाब से पैकिंग हो रही है। उस हिसाब से तो देखो लोगों को फायदा है। कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था।
तब किसानों को अपने खेतों पर ही टेंट लगाकर हाथ से ग्रेडिंग करनी होती थी। हिमाचल में सेब की फसल बरसात के मौसम में आती थी तो कई बार सेब गीला हो जाता था और गीले सेब की पैकिंग नहीं हो पाती थी। अब जो पैकिंग सेंटर है वहाँ फलों को सुखाने के लिए ड्रायर भी लगे हुए हैं। साथ ही मशीनें धूल मिट्टी को भी साफ कर देती हैं, जिससे फल में एक चमक सी आ जाती है। इसके अलावा मजदूरों का भी काम आसान हो गया है। हमारे जो बागवान हैं, पहले हम तुड़ान करते थे तो टेंट लेके बसते थे, तो खच्चरों पर लाते थे, फिर जाके कहीं हफ्ते 10 दिन के बाद हमारा माल दिल्ली पहुंचता था। अब जो है कल हमारा तुड़ान पहुंच गया यहाँ तुड़ान करके, तो आज भर दिया, कल परसों के लिए हम दिल्ली मार्केट में लग जाएंगे। तो इतनी सहूलियत हुई है हमारे लिए। जब हमारा सेब सीज़न शुरू होता है उस टाइम बहुत बारिश होती है और हम वैसी बारिश में अपने सेब को तोड़ते हैं और यहाँ पे मशीन पर लाते हैं। यहाँ फ़ैन लगा हुआ है ड्राई करने के लिए, इसलिए हम अपना सेब यहाँ पे पैकिंग करते हैं और जल्दी से मार्केट में पहुँचाते हैं और हमारे को अच्छा रेट मिलता है। यदि मशीन की सुविधा नहीं होती तो हमारा सेब जो है गिल्ला सेब 1-2 दिन में हम भर नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें कार्टन भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम मशीन से हमारे को ये फ़ायदा होता है और रेट अच्छे मिलते हैं। मशीन आने से पहले काम धीमा होता था और सेब को बाजार तक पहुंचने में ज़्यादा समय लग जाता था। इससे बहुत से फल खराब भी हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हिमाचल से दिल्ली की मंडी तक फल सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाते हैं। तो जाना आपने विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से सेब का प्रसंस्करण आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे जुड़ सकते हैं और अपने लिए इसे फायदेमंद बना सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है।
ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से। तो कौन है हमारे सफल किसान, आइए देखते हैं। आज के हमारे इस सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे देश की एक सफल महिला किसान से। जी हाँ, महिलाएं भी अब पुरुषों से कम नहीं है, खेती के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर रही हैं। तो कौन है हमारी सफल महिला किसान, आइए जाने। बात जब देश में पशुपालन की हो तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर आता है और इसी गुजरात के गांव सुलगाम सोनाली से आती हैं मोगीबेन। मोगीबेन 2015 से पशुपालन के इस व्यवसाय में है। मेरा नाम राजपूत जनक है, ये मेरी माता जी है। हम ये पशुपालन का व्यवसाय 2007 से करते आ रहे हैं, लेकिन मेरी माता जी ने अपना खुद का व्यवसाय 2015 में शुरू किया। मोगीबेन खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज पशुपालन के इस व्यवसाय में उनका पूरा परिवार तो लगा ही हुआ है, साथ ही वो 5 परिवारों को भी इस व्यवसाय से जोड़कर उनका भी भरण पोषण कर रही हैं। हमारे घर का मुख्य व्यवसाय ये पशुपालन का ही है। मेरे पिताजी पशुपालन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं गवर्नमेंट, और मेरी मदर ये सब पशुपालन का कार्य संभालती है। खास बात यह है कि मोगीबेन अपने इस पशुपालन के व्यवसाय से अपना घर तो चला ही रही हैं, साथ ही पर्यावरण का भी ख्याल रख रही हैं। पिछले 6 महीने से मोगी बहन इस पशुपालन व्यवसाय से जमा हो रहे गोबर से गोबर गैस बनाती हैं। इससे ही उनका किचन चलता है। रोजाना हमारे फार्म में जो गोबर उत्पन्न होता है उन्हीं में से हम खुद का गोबर गैस उत्पन्न करते हैं। खुद का हमारा गोबर गैस का प्लांट है और उन्हीं में से हम सारी रसोई बनाते हैं। हमने 6 महीने से ये हम कर रहे हैं। पशुपालन के इस व्यवसाय से जहां मोगीबेन और उनका परिवार पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है, वहीं गांव के दूसरे लोगों को भी वो आत्मनिर्भर बना रही हैं। इस पशुपालन के व्यवसाय में हम और 5 परिवारों को रोजगारी देते हैं। और इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार कर रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उनमें हम हमारा पूर्ण सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप, जिसमें हमने मुलाकात की हमारी सफल महिला किसान से। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाया जाएगा हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत
उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में बारी आती है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने की। हमारे सेगमेंट में हम सरकारी योजनाओं और सरकार की अनूठी पहलों की जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं। अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। बस अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको करवाना होगा इसमें रजिस्ट्रेशन। क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, आइए आपको बताएं।
धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। एक सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाता है। किसानों को उनकी मिट्टी की सेहत के बारे में जागरूक किया जाता है। एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जांच के पश्चात, जिसके अनुसार अगर हमारे किसान अपने खेत की मिट्टी में प्रबंधन करते हैं पोषक तत्वों का, तो मिट्टी की सेहत खिल जाती है। तो किस तरह से आप बनवा सकते हैं अपना सॉइल हेल्थ कार्ड? फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे तीनों ही सेगमेंट्स के माध्यम से जितनी भी अहम जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम दोबारा, तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए, हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
आज हम बात करने वाले हैं एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और वो भी खास तौर पर श्री अन्न के क्षेत्र में बनने वाले। फसल का मिल रहा सही दाम। एफपीओ के माध्यम से फार्मर्स को फार्म टू फॉर्क, खेती से खाने की टेबल तक ले जाने का काम एफपीओ का और एफपीओ संगठन का है। किस तरह से किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर उनके जीवन में बदलाव आया है। किसान के लिए एक ऐसा अवसर है कि किसान अपने उत्पादन का प्राइस जो है वो तय कर सकता है। आज हमें ये खुशी भी है कि 3-4 महीनों में हम करीब 300 एफपीओज को सपोर्ट दे पा रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं किसी किसान उत्पादक संगठन से, जानने के लिए देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश मोटा अनाज एफपीओ से सशक्त किसान, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज के कार्यक्रम में बात हो रही है उद्यम पोर्टल के बारे में। उद्यम पोर्टल क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई? उद्यम पोर्टल 1 जुलाई 2020 से चल रहा है जी। तब से लेके अब तक अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 करोड़ उद्यमी आ चुके हैं। अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं, किस तरह की प्रगति हो रही है इस पोर्टल के माध्यम से? हमने अभी हाल ही में देखा कि उद्यम पे प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पता लग रहा है कि इस सर्टिफिकेट के बाद उन्हें आगे अपने व्यवसाय में क्या क्या फायदे होंगे। इससे जुड़ते हैं तो हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ उद्यम पोर्टल 11 नवंबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब की बार के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, देश का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान जिसने विशिष्ट तकनीकी के प्रयोग से शुष्क क्षेत्र में बागवानी के स्तर को ऊंचा उठाया है। यही नहीं, संस्थान का साथ पाकर किसान भी लाभान्वित हुए हैं। बागवानी सक्सेसफुल अगर होना है तो वहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे प्लांटिंग अगर मटेरियल अगर मिल जाता है, किसान का बागवानी भी अच्छा होता है। अगर आप भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, शुष्क बागवानी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो देखना मत भूलिए श्रेष्ठ संस्थान रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे। टीवी के साथ बदलते